हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 16, यानी कि इस बुक का आखिरी चैप्टर, जिस बुक का नाम था भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। इसका आखिरी चैप्टर आज अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है जैव विविधता। सबसे पहले समझ लेते हैं जैव विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। दोस्तों जैव विविधता इंग्लिश के बायोडाइवर्सिटी शब्द से बना है। किससे? बायोडाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। क्या अर्थ होता है? विविधता। बायो का अर्थ होता है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही क्या कहते हैं? जैविक विविधता, जैव विविधता कहते हैं। समझ गए आप लोग? जीवों में अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। यानी कि जितनी प्रजातियां अधिक होगी जैव विविधता इतनी ही समृद्ध होगी, जितनी प्रजातियां कम होगी जैव विविधता में उतनी ही कमी पाई जाएगी। तो सीधा सा आप जैव विविधता तो समझ गए, जीवों की विविधता, जैविक प्रजातियों की विविधता। जैविक विविधता का मुख्य आधार क्या है? अपक्षय प्रवार। अब अपन ने चैप्टर नंबर शायद 6 पढ़ा था। अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है। तो अपक्षय प्रवार जैविक विविधता का मुख्य आधार है। कैसे? जिस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ये आपका धरातल है, तो इस सरफेस में जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपक्षय हुआ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चट्टानों का विघटन हुआ है, तो वहाँ पर क्या हुआ है, जो अपक्षय प्रवार है इसकी गहराई भी अधिक होगी। यानी कि जो टूटे हुए भाग है, यानी कि जिसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं जहाँ पर मिट्टी की गहराई अधिक है। अरे भाई, जहाँ पर अपक्षय ज़्यादा हुआ है ना, तो अपक्षय का मतलब क्या हुआ? चट्टानों का टूटना, और चट्टानों का टूटने का मतलब क्या हो गया? चट्टानों का मिट्टी में कन्वर्ट होना। तो जहाँ पे अपक्षय प्रवार की गहराई अधिक है वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि जहाँ पर अपक्षय प्रवार अधिक है वहाँ पर पेड़ पौधे संघन उगेंगे। यानी कि जहाँ पर मिट्टी अधिक है वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे तो वहाँ पर शाकाहारी जीव ज़्यादा होंगे, शाकाहारी जीव ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर मांसाहारी भी होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। इसी पॉइंट को अपन ऐसे समझते हैं, आगे समझेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता आज तक, जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई गई थी मनुष्य के जीवन के आरंभिक समय में। यानी कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ था उस समय पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, सबसे ज़्यादा जैविक विविधता थी। लेकिन मानव के आने के बाद में, मानव क्या है? एक दुष्ट प्राणी है। मानव क्या है? एक दुष्ट प्राणी है। मानव के आने के बाद में इसने क्या किया है? जैव विविधता का विनाश किया है। अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है, पेड़ों की कटाई की है अपने स्वार्थों को, अपने लाभों को पूरा करने के लिए। समझ रहे हो? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई गई थी जब मानव पृथ्वी पर आया था। उसके बाद में मानव जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती गई, क्योंकि मानव में क्या होता है, जो मानव एक उत्पादक है, यानी कि अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकता है ना। और बढ़ाने के साथ साथ में मानव में प्रोटेक्शन करने की भी क्षमता होती है, अपने बच्चों की सुरक्षा करने की भी क्षमता होती है, जो दूसरे जीवों में नहीं पाई जाती। तो इस वजह से जनसंख्या यानी कि मानव की संख्या ज़्यादा बढ़ी और दूसरे जीवों का ह्रास हुआ। मैंने पहले भी कहा था पहले वाले चैप्टर में कि जब एक प्रजाति की संख्या में वृद्धि होती है तो वो दूसरी प्रजातियों की संख्या में कमी का कारण बन जाती है। मतलब एक प्रजाति की संख्या बढ़ेगी तो दूसरी प्रजाति की संख्या घट जाएगी। तो सर्वाधिक जैव विविधता कब पाई गई थी? आज तक मानव जीवन के आरंभिक काल में। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। किसी प्रजाति की औसतन आयु 10 से 40 लाख वर्ष मानी जाती है। एवरेज याद रख लेना, किसी भी एक प्रजाति की औसतन जो आयु मानी जाती है वो 10 से 40 लाख वर्ष मानी जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत वृत्त पर पाई जाती है। कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं जैव विविधता में कमी आने लगती है, जैव विविधता में कमी आने लग जाती है, लेकिन जीवधारियों में संख्या में वृद्धि होने लग जाती है। समझने वाली बात है। अभी अपन ने क्या समझा? अपक्षय प्रवार जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। अब अपक्षय प्रवार ज़्यादा कहाँ पर होगा ये बताइए मेरे को। अपक्षय प्रवार ज़्यादा होगा सर विषुवत वृत्त पर। विषुवत वृत्त पर क्यों होगा भाई? विषुवत वृत्त पर इसलिए होगा सर क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, यहीं पर होती है इसके आसपास में।
तो जब ज़्यादा बारिश होगी और ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो चट्टानों में विघटन भी ज़्यादा होगा, यानी कि चट्टानों में सिकुड़ना, फैलना। इसके अलावा बारिश की मार से क्या होगा, यहाँ पर चट्टानों में विघटन भी ज़्यादा होगा, और विघटन ज़्यादा होगा तो अपक्षय प्रवाह की गहराई भी अधिक होगी, यानी कि मिट्टी की गहराई भी अधिक होगी। दूसरा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें फैक्टर देखो। मृदा का निर्माण अधिक हुआ क्योंकि अपक्षय प्रवाह यानी कि मिट्टी की गहराई अधिक तक है। दूसरा, यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है, सूर्य का प्रकाश भी अधिक पड़ता है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। तीसरा, जल, यानी कि वर्षा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है, जहाँ पर जल ज़्यादा गिर रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर अपक्षय प्रवाह की गहराई अधिक है, तो वहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे जो होते हैं वो संगल मात्रा में आ जाएंगे, यानी भी सदाबहार वृक्ष यहीं पर सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे 0 डिग्री के आसपास में। और जब सदाबहार वृक्ष पाए जाएंगे तो वहाँ पर उन पेड़ पौधों पर आश्रित रहने वाले जीवों की संख्या भी बढ़ जाएगी। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब किसी जीव के अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाती है ना, तब उसकी संख्या बढ़ जाती है। जब किसी जीव के अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाती है तब उसकी संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे मान लीजिए शाकाहारी जीव है, शाकाहारी जीवों के लिए क्या चाहिए, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जहाँ पे ज़्यादा होंगे ना, वहाँ पर शाकाहारी जीव भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनके अनुकूल उनको भोजन मिल रहा है, पर्याप्त रूप से उनको भोजन मिल रहा है, वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं ना। तो यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक पाए जाएंगे, और पेड़ पौधे अधिक पाए जाएंगे तो बताओ जीव भी अधिक पाए जाएंगे। तो प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जाती है भाई, 0 डिग्री के आसपास में। यहाँ से जैसे ही ध्रुवों की ओर जाएंगे, प्रजातियों की संख्या में क्या देखने को मिलेगी, कमी। लेकिन एक चीज अपन ने देखा कि लेकिन जीवधारियों में संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब देखिए, जीवधारी क्या है, मनुष्य है ना, मनुष्य है क्या जीवधारी, सही है, मनुष्य है। जीवधारी कुत्ता भी है, जीवधारी गाय भी है, सब में जीव है ना। तो यहां से अगर ऊपर जाते हैं तो जीवधारियों की संख्या में तो वृद्धि मिलती है, लेकिन वो कौन से जीवधारी है, वो जीवधारी मनुष्य है। 0 डिग्री से जैसे ही अपन यहाँ पर आएंगे, मनुष्य की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी, लेकिन ये जो जैविक प्रजातियाँ हैं इनमें कमी आ जाएगी, है ना। तो जैविक प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा 0 डिग्री के आसपास में, और जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे प्रजातियों की संख्या में कमी, लेकिन जीवधारियों की संख्या में वृद्धि बढ़ती जाएगी। समझ गए आप लोग। चलो आगे चलते हैं। जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता 3 स्तर की होती है। स्तर का मतलब क्या हो गया, स्तर का मतलब ये हो गया कि एक तो जैव विविधता यानी जीवों में जो विविधता पाई जाती है वो एक तो छोटे स्तर पे, एक बड़े स्तर पे, एक बहुत बड़े स्तर पे। यानी कि एक तो अपन कह सकते हैं आनुवांशिक विविधता, एक होती है प्रजातीय विविधता, और एक होती है परितंत्रीय जैव विविधता। 3 स्तर की होती है जैव विविधताएं। पहली कौन सी होती है, आनुवांशिक विविधता। देखो, इसको ऐसे समझो, किसी भी जीव को, किसी भी जीवन के लिए सबसे पहले जीन की आवश्यकता पड़ती है, जेनेटिक की आवश्यकता पड़ती है, जीन। और जीन से जेनेटिक बना, जेनेटिक से क्या बना, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब हो गया एक ही प्रजाति में 2 अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना। जैसे एक आप हो और एक नेपाली है, नेपाल में रहने वाला कोई है, या फिर एक मैं हूँ और एक कोई इंग्लैंड में या भूटान में कहीं दूसरी जगह रहने वाला व्यक्ति है। बताओ वो क्या है, मनुष्य है। मैं क्या हूँ, मनुष्य हूँ। लेकिन क्या मैं और वो सेम दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। क्यों, क्योंकि हमारे में आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, जबकि हम प्रजाति के तो एक के ही हैं, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, मनुष्य प्रजाति के हैं, लेकिन आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। समझ गए। तो जीन के आधार पर आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। इसमें जो किसी एक प्रजाति होती है, उस प्रजाति के जीवों में कद, रंग, आकार, इस आधार पर भेदभाव पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप हो और आप थोड़े से गोरे चिट्टे हो, है ना, और आपके कोई दूसरा है, फ्रेंड है, तो वो थोड़ा सा काला है, तो आप में क्या हो रहा है, तो आप में रंग के आधार पर भी अलग अलग है, यानी कि आपकी आनुवांशिक विविधता है आप में। लेकिन जबकि प्रजाति तो एक ही है, दोनों मनुष्य ही हो। समझ गए ना। तो सबसे छोटी वाला स्तर कौन सा होता है, आनुवांशिक विविधता। जैसे कि अपन भैंस की बात करें, भैंस और गाय दो हो गए, तो बताओ दोनों आनुवांशिक विविधताएं हैं या प्रजातीय विविधता है, दोनों में प्रजातीय विविधताएं हैं, क्योंकि गाय एक अलग प्रजाति है, भैंस एक अलग प्रजाति है। समझ गए। अब भैंस में एक तो मुर्रा भैंस है, एक जाफरीवादी भैंस है। अब बताओ प्रजातीय विविधता है कि आनुवांशिक विविधता है। दोस्तों ये है आपकी आनुवांशिक विविधता।
यानी कि किसी एक ही प्रजाति में अलग अलग प्रकार के रंग आकार की वजह से उसे अलग अलग भागों में बांट देना, वो होता है आनुवंशिक विविधता। और मानव जो है, याद रखने वाली बात क्या है, मानव जो है होमोसेपियस प्रजाति का प्राणी है। किस प्रजाति का? होमोसेपियस प्रजाति का प्राणी है मानव। अब मानव में आनुवंशिक विविधताएं पाई जाती है। कुछ निग्रोटो प्रजाति के होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के होते हैं, कुछ द्रविड़ प्रजाति के होते हैं, कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड होते हैं, कुछ चीनी तिब्बती, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, है ना। लेकिन सभी जो मानव है वो मूल रूप से किस प्रजाति के हैं? होमोसेपियस प्रजाति के। दूसरे चलते हैं प्रजातीय विविधता। अब इसमें क्या आती है? प्रजाति के आधार पर बांट देते हैं। यानी कि ये एक गाय है, ये एक भैंस है, ये एक बकरी है, ये एक कुत्ता है, सबकी प्रजातियां अलग अलग हो गई ना, तो प्रजाति के आधार पर बांट देना। सर्वाधिक प्रजाति विविधता वाले क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हॉट स्पॉट कहते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं, हॉट स्पॉट का मतलब जहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। समझ गए? तीसरे चलते हैं परितंत्रीय जैव विविधता। अब परितंत्र तो अपन ने पीछे वाले चैप्टर में अच्छी तरह समझाई है। और परितंत्रीय जैव विविधता का मतलब क्या हो गया? आवासीय भिन्नता। अपन ने देखा था एक टुंड्रा प्रदेशों का परितंत्र था, एक वन प्रदेशों का परितंत्र था, एक समुद्री परितंत्र था, है ना, एक वनों का परितंत्र था, एक मरुस्थलीय परितंत्र था। तो ये क्या है? ये वाली है परितंत्र जैव विविधता। समझ गए? देखो, आप अपने घर में रहते हो, पड़ोसी है, दोनों की अनुवांशिकी रूप से दोनों अलग अलग है, दोनों के कलर में, दोनों के कद में अंतर पाया जा सकता है, लेकिन दोनों आप होमोसेपियस प्रजाति के ही हो। फिर बात करें, आप हो, आपके घर में एक कुत्ता है, दोनों क्या है बताओ? अलग अलग प्रजाति के जीव हैं, लेकिन तुम्हारा आवास क्षेत्र एक ही है। समझ गए? यानी कि आपका आवास क्षेत्र उस कुत्ते का और आपका आवास क्षेत्र एक ही है। वो भी आपके ही एरिया में रहता है, आप भी वहीं रहते हो। लेकिन एक रेडियर आ जाए, आप मरुस्थल में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, एक रेडियर आ जाए जो टुंड्रा प्रदेशों में पाला जाता है, तो वो क्या हो गया? उसकी आवासीय भिन्नता भी अलग है, उसकी प्रजाति भी अलग है, सब कुछ अलग हो गया। तो 3 स्तरों का होता है, आनुवंशिकी, प्रजातीय और तीसरा परितंत्रीय जैव विविधता। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं जो जैव विविधता है, इसके लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है फॉर ह्यूमन, यानी कि मानव के लिए इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं दोस्तों शॉर्ट में कि जैव विविधता का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महत्व रखती है हमारे लिए। तो 3 तरीके से अपन देखते हैं जैव विविधता का महत्व। एक होता है पारिस्थितिकी रूप से, दूसरा आर्थिक रूप से और तीसरा वैज्ञानिक रूप से। पहला देखते हैं पारिस्थितिकी भूमिका। अब दोस्तों अपन ने चैप्टर नंबर 15 पढ़ा था, जो पृथ्वी पर जीवन था, जिसमें हमने पारिस्थितिकी के बारे में भी पढ़ा, पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में भी पढ़ा और जैव भू रासायनिक चक्र भी पढ़ा था। अब ये जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ने के बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किसी भी जीव का प्रकृति में रहना कितना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए अगर अपघटक नहीं होते, अगर पृथ्वी पर अपघटक, बैक्टीरिया, दीमक ये नहीं होती तो पारिस्थितिकी संतुलित बनी रहती क्या? नहीं बनी रहती। क्यों नहीं बनी रहती? क्योंकि जैसे बहुत सारे जीव जो मरते हैं, बहुत सारे पशु जो मरते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जो सूखकर गिर जाते हैं, अगर ये अपघटक ना होते और इन मरे हुए जीवों को, इन पेड़ों के अवशेषों को अगर मिट्टी में नहीं बदलते तो ये पृथ्वी पर एजिटेज ऐसे कैसे पड़े रहते और हमें चारों तरफ सूखी लकड़ियाँ, सूखे पेड़, मरे हुए जीव ये दिखाई देते हैं। तो बताओ पारिस्थितिकी संतुलित रहती क्या? नहीं रहती। तो प्रत्येक जीव का इस प्रकृति में बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। तो पारिस्थितिकी में हम समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के गैसों का संतुलित बने रहना, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का संतुलित बने रहना, विभिन्न प्रकार की जो वर्षा, तापमान, आर्द्रता, इनका संतुलित बना रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जरूरी है, अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना जरूरी है ना। तो पारिस्थितिकी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जैव विविधता की, अलग अलग प्रकार के जीवों के पाए जाने की। आप इसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। दूसरे चलते हैं आर्थिक भूमिका। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये हमें आर्थिक रूप से भी बहुत मदद करती है।
अलग अलग प्रकार के जीव जो पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनसे हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद, उनके प्रोडक्शन हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कई पौधों से औषधीय दवाइयाँ बनाई जाती है, कई पौधों से रबड़, ब्लाटा, गोंद, विभिन्न प्रकार के फल, फूल, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? इन्हीं जैविक विविधता से मिलती है। इसके अलावा एक चीज़ जो हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं, आज गेहूं की रोटी, सर्दियों में बाजरे की रोटी, या फिर कोई स्पेशल डिश जैसे चावल बना लिया, खीर बना लिया, तो ये सब किस वजह से हमें उपलब्ध हुए? ये सब जैविक विविधता की वजह से उपलब्ध हुए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसलों का बोया जाना, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों, आनुवंशिकी फसलों का बोया जाना ही कृषि विविधता कहलाता है। कृषि विविधता। और ये कृषि विविधता जो है हमें अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो इसका हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसका? जैव विविधता का। आप सोच लिए, अगर जैव विविधता नहीं होती और आपको पूरे 12 वर्ष आपको सिर्फ चावल ही चावल, या आपको सिर्फ बाजरा ही बाजरा, या फिर सिर्फ आपको गेहूँ खिलाने के लिए दिया जाता, तो आपको कैसा महसूस होता? तीसरा, वैज्ञानिक भूमिका। इस बायोडाइवर्सिटी की वैज्ञानिक भूमिका भी होती है। वैज्ञानिक भूमिका क्या होती है? हम जैविक विविधता का अध्ययन करके ये पता लगा लेते हैं कि किस तरीके से जीवों का उत्पन्न हुए हैं और किस तरीके से जीवों का विकास होता है और किस तरीके से उनका एंड होता है। यानी कि हम जैव विविधता का अध्ययन करके किसी भी प्रजाति, किसी भी जीव के उत्पन्न होने, उसके विकास होने और उसके अंत होने तक का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी जानकारी जुटा सकते हैं। किसकी वजह से? जैव विविधता की वजह से। इसलिए इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। अब चलते हैं जैव विविधता का ह्रास। अभी अपन ने देखा, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसको पढ़ने से पहले, कि सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो विश्व का 1/3 क्षेत्र है, विश्व का 1/3 क्षेत्र है, वहाँ पर विश्व की 3/4 क्या है? जैव विविधता पाई जाती है। विश्व के 1/3 क्षेत्र में विश्व की 3/4 जो जैविक विविधता है वो पाई जाती है। इसके लिए देखिए आगे, जैव विविधता में कमी के कारण। क्या कारण हो सकते हैं कि जिसमें जैव विविधता में कमी दर्ज की जाए? सबसे पहला कारण तो जनसंख्या वृद्धि। सभी जितने भी जो पारिस्थितिकी को लेकर या पर्यावरण को लेकर जितने भी नुकसान होते हैं ना, उसके लिए एकमात्र उत्तरदायी जो जीव है वो इंसान है, मनुष्य है। तो जनसंख्या में वृद्धि की वजह से जैव विविधता में कमी आई है। ये मैंने आपको पहले भी डिटेल से बता दिया किस तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अरे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनकी खाद्यान्न मांग भी बढ़ेगी, है ना। और खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा। जो वन भूमि है उसको कृषि भूमि में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वन भूमि जो है अगर उसको वन भूमि रहने देंगे तो खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो वन भूमि को, वनों को काटा जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है। तो सबसे अपन कहें कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है तो वो है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कारण अगर अपन देखें तो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे कि बाढ़ का आना, भूकंप का आना, है ना, ज्वालामुखियों का फटना। तो इससे भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में कमी दर्ज की जाती है, कमी होती है। तीसरा है कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग। जब हम खेती करते हैं तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं, और अधिक उत्पादन लेने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की विषैली जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, मृदा में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं मृदा में। वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्टली काम में नहीं ले सकते, उस मृदा में जो जीवाणु थे वो उसे काम में लेके अपने लिए स्टोर करते हैं, मनुष्य के लिए स्टोर करते हैं। तो अब अगर हम उन जीवों को, उन जीवाणुओं को, उसको नष्ट कर देंगे तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा कि पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न होगा, किसी एक गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, किसी एक गैस की मात्रा घट जाएगी। तो जितने भी अपन कीटनाशकों का या रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं वो हमारी जैव विविधता के लिए क्या है, हानिकारक है। तीसरा, विदेशज प्रजातियां। इसको थोड़ा सा समझ लो। विदेशज प्रजातियां क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका कोई क्षेत्र है, आप किसी क्षेत्र में रहते हो और उस क्षेत्र में एक दूसरी विशेष प्रकार की प्रजाति को लाके आप छोड़ देते हो,
है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई खेत था, उसमें आंवले के वृक्ष थे, आपने वहाँ पे एक सागवान का वृक्ष ला के लगा दिया। अब सागवान का वृक्ष लगाया तो उसकी सागवान की वजह से दूसरे जो पौधे थे वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि जब दूसरे क्षेत्रों की प्रजातियों को स्थान कहीं लाकर अगर उन्हें रख दिया जाता है, उन्हें रोपित कर दिया जाता है, तो वो स्थानीय प्रजातियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। वो होता है विदेशी प्रजातियों का रोपण। अगर ऐसे ही अपन देखें तो अंग्रेज जो थे, अपने जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र था, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चीड़ के वृक्ष लगाए थे। तो उन्होंने जब चीड़ के वृक्ष लगाए तो वहाँ पे बहुत जो दूसरे औषधीय जो गुणवान पौधे थे वो नष्ट हो गए। अब उन्होंने चीड़ के वृक्ष क्यों लगाए? क्योंकि वो रेलवे का विस्तार कर रहे थे, उन्हें स्लीपर की ज़रूरत थी, उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से अगर किसी दूसरी प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं तो वो स्थानीय प्रजाति को नुकसान पहुँचा सकता है। और आखिर है आपका अवैध शिकार। अवैध शिकार का मतलब, अभी तो अपने देश में अब शिकार को बिल्कुल गैर कानूनी घोषित किया गया है, लेकिन थोड़े अगर प्राचीन समय में चलते हैं, अभी से थोड़ा सा पहले चलते हैं, जब राजवंशों का शासन था, विभिन्न जो राजतंत्र चल रहा था, उस टाइम पे राजा महाराजाओं का एक ही शौक होता था, वो क्या? शिकार करना। दूसरा शौक बहुत ज़्यादा शादियाँ करना। दो ही शौक होते थे उनके, एक तो बहुत ज़्यादा रानियाँ रखना और एक शिकार करना। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जीवों को शिकार किया है, बहुत ज़्यादा जानवरों को उन्होंने मारा है, तो इस वजह से भी जीवों में कमी आई है। तो ये जैव विविधता के ह्रास के कारण थे। अब IUCN के द्वारा जो जैव जीवों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, IUCN के द्वारा, उस क्लासिफिकेशन को अब देखिए दोस्तों, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन एवं संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा जो प्रजातियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सुभेद्य प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां और संकटापन्न प्रजातियां। संकटापन्न प्रजातियां वे प्रजातियां होती है जिन पर संकट है। किसका? विपरीत परिस्थितियों का, यानी कि उन पर विपरीत परिस्थितियां आ रही है, जिस तरीके से उनकी संख्या कम हो रही है। इन प्रजातियों की संख्या अगर धीरे धीरे कम होती रहेगी तो ये धीरे धीरे क्या होगी? लुप्त हो जाएगी। दूसरा, दुर्लभ प्रजातियां वे प्रजातियां होती है जिसको अगर कहीं पर देखा जाता है तो वो मिलती नहीं है, यानी कि वो किसी क्षेत्र विशेष में मिलती है और बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। बोलते हैं ना कि तेरे तो यार दर्शन ही दुर्लभ हो गए, जो बार बार हमारे सामने नहीं आती, बहुत कम संख्या में है। और तीसरी है सुभेद्य प्रजातियाँ। ये प्रजातियाँ वे हैं जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि परिस्थितियाँ इसके विपरीत हैं और ये शीघ्र ही लुप्त होने के कगार पर पहुँच सकती है अगर इन्हें संरक्षण नहीं दिया गया तो। बस आप इतना याद रखना है कि IUCN ने जो प्राकृतिक प्रजातियाँ हैं इनको 3 भागों में बांटा है, सुभेद्य, दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियाँ। आगे देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण। अब दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि जैव विविधता मानव के लिए आधार है, मानव के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जैव विविधता का संरक्षण नहीं किया गया तो मानव को अंततः मानव की लीला समाप्त होने वाली है। अगर जैव विविधता का विनाश होगा तो मानव का विनाश असंभावी है, यानी कि जरूर होने वाला है। इसलिए जीवों का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जीवों के संरक्षण को लेकर पहली बार विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया, वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया 1992 में। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में एक पहला पृथ्वी सम्मेलन जो प्रजातीय विविधता को लेकर आयोजित किया गया था, जो पारिस्थितिकी अनुकूल को लेकर किया गया था, जो जैव विविधता को संरक्षण को लेकर किया गया था, वो ब्राज़ील में किया गया था 1992 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि प्रथम वैश्विक सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। किसके लिए हुआ था, मतलब किस आधारित था, कौन सी चर्चा का विषय मुख्य था? जैव विविधता को संरक्षण। इसमें 155 देशों ने हिस्सा लिया था और 155 देशों ने हिस्सा लेकर एक बुकलेट जारी की थी, एक एजेंडा तैयार किया था, जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। क्या? एजेंडा 21। इसमें उसमें कुछ नियम सुझाए गए, कुछ उपाय सुझाए गए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके, प्राकृतिक प्रजातियों का संरक्षण हो सके, जैसे कि संकटापन्न प्रजातियों के लिए संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, प्रजातियों को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए अपने देश के स्तर पर। तीसरा, विभिन्न प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित किया जाना चाहिए। अलग अलग प्रजातियों की जो किस्में हैं, जो उनमें आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। जीवों के आवास को चिन्हित किया जाना चाहिए, यानी कि
कि जहाँ पर भी जो जीव है, जैविक जो क्षेत्र है, उसको चिन्हित किया जाना चाहिए, रिजर्व किया जाना चाहिए जीवों के लिए। प्रजातियों के पलने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध होने चाहिए। जो प्रजातीय है, जो जैविक विविधता है, उनको पलने पोसने के लिए एक उनको सुरक्षित प्रोटेक्शन एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, सुरक्षित एरिया उनके लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके लिए, इसके अलावा जीवों का जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। ये कुछ नियम, कुछ उपाय सुझाए थे किसने? रियो डी जेनेरो शहर में होने वाले इस सम्मेलन ने, जिसमें 155 देशों ने हिस्सा लिया था। कितने देशों ने? 155 देशों ने हिस्सा लिया था। इसी से सीखकर भारत ने, देखो 1992 में यह हुआ, भारत में इसी को सीखकर भारत में वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। आप कहोगे कि सर ये तो 1992 में हुआ था, अपने देश में तो पहले से ही प्रोटेक्शन चल रहा है वन्य जीवों के लिए। हाँ, अपने देश में पहले से ही चल रहा है। 1952 में भारत में वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया और इस नियम के तहत भारत में अलग अलग जगह पर सेंचुरीज बनाई गई, राष्ट्रीय पक्षी विहार बनाए गए, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए, जीवों को सुरक्षित रखा गया, शिकार को गैर कानूनी घोषित किया गया, शिकार करने वालों को कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया। ऐसे बहुत सारे नियम जो है अपने देश में लागू किए गए वन्य जीवों को रक्षण को लेकर। विश्व के महाविविधता केंद्र, अभी अपन ने देखा जैव विविधता क्या होती है, फिर अपन ने देखा हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता वाले जो केंद्र है, उनको जैव विविधता महाकेंद्र घोषित किया गया है, समझ गए। और ये देश है 12, कितने देश हैं? 12, जिनमें सर्वाधिक, विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और ये 12 देश कौन कौन से हैं? ये नाम याद रखने हैं आपको: मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और ब्राज़ील। ये तो आपके दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। दक्षिणी अमेरिका कौन से? मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और ब्राज़ील। मेडागास्कर आपको पता है अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत, चीन ये एशिया में पड़ रहे हैं। कांगो, मलेशिया एशिया में और कांगो अफ्रीका में। तो मेडागास्कर, भारत, चीन, कांगो, मलेशिया, इसके अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 12 ऐसे देश हैं जिनको जैव विविधता का महाकेंद्र घोषित किया गया है। इसके अलावा हॉटस्पॉट भी जारी किए गए हैं IUCN के द्वारा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि IUCN ने विश्व में कितने देशों को महाजैव विविधता के केंद्र घोषित किए हैं? 12 देश है, उनमें भारत भी एक है, समझ गए। और एक चीज़ और याद रख लेना आप, ये जो मेडागास्कर जो द्वीप है, यहाँ पर विश्व की 85% ऐसी प्रजातियाँ हैं जो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। तो बताइए, विश्व की 85% प्रजातियाँ अकेले मेडागास्कर द्वीप समूह में है। तो यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक बहुतायत से पाई जाती है। ये था दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 16 और कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही आपकी बुक भी कंप्लीट हुई। अब अपन पढ़ेंगे भारत में भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक भूगोल अपन बुक स्टार्ट करेंगे और उसके वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए हंसते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, पढ़ते रहिए, सबको प्यार दीजिए, इज्जत से बोलिए और इज्जत से इज्जत पाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।